वक्फ कानूनों पर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उस कमेटी की बैठक चल रही थी। उस बैठक में सभी मेंबर थे कमेटी के, और उसी दौरान चेयरमैन पर बोतल फेंकी गई, यानी कि बोतल तोड़ी गई। टूटी बोतल का हिस्सा फेंका गया। जिस सांसद ने फेंका वह सस्पेंड हुआ, और अब आमने सामने वाली स्थिति बन गई है। अब कहानी तफसील से। जेपीसी की बैठक चल रही थी। बैठक में कई पूर्व जज, जाने माने वकील और बहुत ऐसे लोग जिनकी राय मायने रखती है, वे अपनी बात रखने के लिए मौजूद थे। जेपीसी की बैठकों में अलग अलग लोगों को, अलग अलग संगठनों को, अलग अलग संस्थाओं को राय देने के लिए बुलाया जाता है। उनका प्रेजेंटेशन चलता रहता है। तो प्रेजेंटेशन चल रहा था। बीच में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी उठ कर कुछ कहना चाहते थे, या यूं कहिए कि टोक रहे थे। वे पहले 2 बार बोल चुके थे। इस बार बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने उनको टोकना शुरू किया। अभिजीत गंगोपाध्याय को आप जानते होंगे, कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने इस्तीफा दिया, चुनाव लड़े और जीत करके पश्चिम बंगाल से वो आए। तो अभिजीत गंगोपाध्याय और कल्याण बनर्जी के बीच में तू मैं या बहस इतनी बिगड़ गई या इतनी बढ़ गई कि कल्याण बनर्जी ने आपा खो दिया और सामने रखी कांच की जो बोतल थी उठाई और टेबल पर दे मारी। अंदर खाने की खबर यह है कि पीटीआई के मुताबिक उन्होंने टूटी बोतल जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की ओर फेंकी, लेकिन वे बच गए। बनर्जी के इस बर्ताव पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने, एक नियम होता है 347, उसके तहत सस्पेंड करने की मांग रखी। सस्पेंशन पर वोटिंग हुई। वोटिंग में 9 सांसदों ने, या कहीं कि 9 मेंबर ने सस्पेंड करने के पक्ष में वोट डाला, 7 ने विरोध में वोट डाला। कल्याण बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया 1 दिन के लिए। इसके बाद वो बैठक छोड़ करके चले गए। बोतल तोड़ने से उनके अंगूठे और उंगली में चोट आई। जब वो बाहर आए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उसी की है जब बैठक के बाद वो बाहर आ रहे थे। उन्हें फर्स्ट एड दिया गया था, 4 टांके लगे। घटना के बाद कुछ देर के लिए मीटिंग रोकी गई, और वक्फ कानून में संशोधन को लेकर के जो बिल आया है, जिसको सरकार 8 अगस्त को लोकसभा में पेश की, उसके बाद बवाल हुआ और फिर वो जेपीसी में आया। उस बातचीत को, उस बैठक को रोका गया। कमेटी को अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट लोकसभा में सौंपनी है। अब सवाल यह है कि यह जो सत्र चलेगा और यह जो वक्फ कानून है, वो कानून क्या कहता है? उस कानून में ऐसा क्या है जिसमें संशोधन की ज़रूरत है, और संशोधन को लेकर के विपक्ष बवाल क्यों काटे हुए हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा मैं बार बार आपसे करता रहा हूँ। और अभी एक बड़े नेता बीजेपी के मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, और ये पूरी बातचीत इस बात की तरफ इशारा करती है या करेगी कि जो बिल है और उसमें संशोधन है, उसको लेकर के जो बवाल है, उसके कारण बड़े बुनियादी हैं। इस देश के हर आदमी को समझना चाहिए कि यह कानून, वक्फ कानून क्या कहता है। वक्फ कानून में 2 दफ़ा संशोधन हुए। एक दफ़ा 1995 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, और दूसरी दफ़ा 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। नरसिम्हा राव की सरकार में जो संशोधन हुए, जो 1954-55 से नेहरू जी ने वक्फ कानून बनवाए, और वक्फ के ज़रिए मस्जिदों, मदरसों, कब्रगाहों या फिर अलग अलग मुस्लिम संस्थाओं की देखरेख का जिम्मा दिया गया। जैसे जो मज़ारें होती हैं, वो भी वक्फ बोर्ड की देखरेख में चलती रहती हैं। उनकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड को होता है। लेकिन 1995 में एक नया कानून उसमें जोड़ा गया, सेक्शन जोड़ा गया, इसको हम सेक्शन 40 कहते हैं। और इस सेक्शन के ज़रिए वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दे दिया गया कि वो जिस किसी भी संपत्ति पर उसको लगता है कि वो दावेदारी कर सकता है कि उसकी संपत्ति है, वो उसको वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। जिसकी संपत्ति है उसको यह साबित करना होगा कि यह उसकी संपत्ति है, यानी कि कागजात उसके पास दुरुस्त होने चाहिए। और कोर्ट में, कोर्ट इन सेंस की जो वक्फ का कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, यहाँ भी एक अलग तरह की बात है। वक्फ के जो विवाद होते हैं वो वक्फ के ट्राइब्यूनल में जाते हैं।
ना कि अदालतों में जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो नया कानून रखा संसद में, विधेयक जिसको हम कहते हैं, उसमें 4-5 बड़े प्रावधान थे। पहला ये था कि वक्फ बोर्ड अगर किसी भी संपत्ति या ज़मीन को अपना कहता है तो पहले उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन जो है वो ज़िला कलेक्टर करेगा, यानी कि ज़िला प्रशासन करेगा। आप ऐसे ही किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं कह सकते हैं। दूसरा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसके पास यह अधिकार होगा कि वो अपने विवेक के आधार पर वक्फ के फैसले को सही या गलत पकड़ पाए या साबित कर पाए या फिर उसके लिहाज से फैसला ले पाए। तीसरा कि वक्फ का जो ट्राइब्यूनल है, अगर आपको वहाँ लगता है कि फैसला मुनासिब नहीं है, आपके हक में नहीं है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप फिर सिविल कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि जो अराजक स्थितियाँ थीं, अनियंत्रित अधिकार थे वक्फ कानूनों के जरिए वक्फ बोर्ड्स को, उनको रोकने और सांचे में लाने की कोशिश की गई। अब मेरे साथ सुकांत मजुमदार बीजेपी के सांसद हैं और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। सुकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जो जेपीसी की बैठक है, ये बोतल तोड़ी जाएगी, बोतल फेंकी जाएगी, हाथ कटेगा, टांके लगेंगे, ये स्थितियां ठीक हैं क्या? देखिए, अब तृणमूल, जब आप जेपीसी के मेंबर है तृणमूल कांग्रेस, तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो है, जो पार्टी जो होती है ना, तो सांसद उसी पार्टी के तरह होता है। आप तृणमूल कांग्रेस ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरी तरीके से अराजकता के ऊपर बनी हुई पार्टी है। तो स्वाभाविक है उनके सांसद के जो व्यवहार होंगे तो उसी लायक होंगे। तो जो सांसद है तृणमूल कांग्रेस के, वो वहां पे मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। टीएमसी सरकार की, टीएमसी पार्टी की सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है इन द इंडियन पॉलिटिक्स, वो ये है कि बंगाल की पॉलिटिक्स में, जहां पे कुछ साल पहले तृणमूल आने से पहले यहाँ पे भद्र लोग, एडुकेटेड लोग बंगाल की पॉलिटिक्स को गवर्न करते थे, बंगाल की पॉलिटिक्स को चलाते थे। टीचर्स लोग वो चलाते थे। लेकिन जब से टीएमसी आया है, टीएमसी में गुंडे, बदमाश, गाय तस्करी करने वाला, आज लेकिन कल्याण बनर्जी का आरोप ये है, कल्याण बनर्जी का आरोप है कि अभिजीत गंगोपाध्याय वो लगातार टोका टाकी कर रहे थे, वो गाली दे रहे थे, वो भड़का रहे थे, उकसा रहे थे, इसलिए उनको गुस्सा आया। देखिए, अगर पूरी बात अगर आप जाने, मैं आज अभिजीत बाबू से बात किया। पिछले दिन अभिजीत बाबू ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ कंप्लेन किया था, भारवली रिटर्न भी शायद करेंगे। पिछला जेपीसी मीटिंग में ही कल्याण बनर्जी ने अभिजीत बाबू को, अभिजीत जो एमपी है हमारे, उनको, जस्टिस गांगुली को ऐसी ऐसी भाषाएं, ऐसी ऐसी अपशब्द का व्यवहार किया जो अपशब्द आप सबके सामने में बोल भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। आज भी ऐसा कर रहे थे। और हमने बहुत बार हमने देखा कि जिस तरीके का एक सीनियर नेता, पॉलिटिकल नेता, सीनियर एमपी होने के बावजूद जिस तरीके का आचरण लोकसभा के अंदर हम देखते हैं, तो वो आचरण दर्शाता है कि दाल में कुछ काला है। सुकांत जी, चूंकि देश के लोग आपको सुन रहे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक कानून सरकार लेकर के आई, विधेयक लेकर के आई, विधेयक को जेपीसी में आपने भेजा है, जेपीसी में प्रेजेंटेशंस भी चल रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं आती हैं, लोग आते हैं, बॉडीज आती हैं, वो प्रेजेंटेशन देती हैं, अपनी राय रखती हैं। ऐसा क्या है उसमें कि बार बार बवाल चलता है? कल्याण बनर्जी या वैसी साहब या संजय सिंह, इनको हम बार बार विजुअल में एक साथ देखते हैं और ये बवाल हर मीटिंग में चलता है। ऐसा क्या है जो आप करना चाहते हैं और आपका विपक्ष जो है रोकना चाहता है? देखिए, आप सब जानते हैं कि ये जो वाकफ जो कानून सरकार बिल जो लाने की कोशिश कर रही थी और जिसको बाद में जेपीसी में भेजा गया, उसमें बहुत बड़ी घोटाला है। बहुत सारे वाकफ संपत्तियां, नेता उसके ऊपर बैठे हुए हैं सांप की तरह। बहुत नेता बहुत जगह पे वाकफ प्रॉपर्टी को हड़प लेके बैठी हुई है। तो जब भी कोई ऑनलाइन का विषय आता है, कि इस दिन जहां तक मुझे पता चला कि ऑनलाइन की कुछ विषय पर चर्चा हो रही थी कि सारी चीजें हम ऑनलाइन में डालेंगे, तो तभी कुछ नेता जो ये वाकफ बिल की मुकाबिल रिफत कर रहे हैं, वो आग बबूला हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई चीज ऑनलाइन आ जाता है ना, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है।
पूरे भारत के लोग उसको देख पाते हैं। सारी इंफॉर्मेशन सबको मिलता है, मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आम आदमी को भी मिलेगा, आम मुसलमानों को भी मिलेगा इंफॉर्मेशन कि क्या है हमारे को वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ है, कौन उसके ऊपर बैठा हुआ है, किन्होंने दुकान बना के रखा है। इवन पश्चिम बंगाल में मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ कि कितने सारे टीएमसी नेता और उनके करीबी लोग वक्फ संपत्ति के ऊपर बैठ के, वक्फ संपत्ति के ऊपर बैठ के पूरी जमींदारी चला रही है। ये सब डर रहे हैं कि अगर वक्फ में बिल आया नया और संशोधन हो गया तो उनकी तो जमींदारी जाने वाली है। दो बातें सुकांत जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि यह बार बार ओवैसी साहब के बयान मैंने कई सुने कि आपकी जितनी भी कब्रगाहें हैं, आपकी मस्जिदें हैं, आपसे छिन जाएंगी। एक तो ये कि वैसी ज़मीनें जो इलीगली हथियाई गई, कब्ज़ा किया गया, उनके ऊपर मंदिर मस्जिद बनाई गई या मज़ार बनाई गई या कब्रगाह बनाई गई, क्या उसको भी वापस लेने का प्रावधान होगा? दूसरा जो आप कह रहे हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ, आप जो कह रहे हैं इसकी जानकारी मुझे भी है और बहुत सारी स्टोरी हमने फाइल की कि कुछ लोगों ने वक्फ की जायदाद को अपनी संपत्ति लीज पर लेकर के बना रखा है और उसका वो फ़ायदा बना कमाते हैं, मार्केट चलाते हैं, किराया लेते हैं और पूरी की पूरी संपत्ति जो है वो उनकी मिल्कियत की तरह रहती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो मस्जिदें हैं, जो कब्रगाहें हैं, जो मज़ारें हैं, सरकार अगर इलीगली ऑक्युपाइड ज़मीन पर वो बनी है तो वापस ले लेगी? नया कानून ये कहता है। देखिए, जेपीसी से अभी कुछ आया नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि टू अर्ली है इसमें कुछ कमेंट करना। सर, आप पहले बिल तो आने दीजिए, जेपीसी का रिकमेंडेशन आने दीजिए, उसके बाद बिल आएगा तब आपको पता चलेगा। अभी आप के आसमान गिर गया है इस अफवाह के पीछे मत भागिए। आप पहले जेपीसी का रिकमेंडेशन आने दीजिए, उसके बाद बिल आएगा, बिल पढ़िए, समझिए। अब ओबीसी साहब जैसे लोग, वो तो डर का पॉलिटिक्स करती है, डर ही उनकी कमाई है। जितना दिन तक लोग डरेंगे उनकी वोट बैंक रहेगी। जब लोग डरना बंद कर देंगे तो ऐसी लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो ये जो डर की दुकान खोल के बैठे हुए हैं ना, जो हमारे अपोजिशन पार्टियां जो डराते हैं, तो डर की दुकान ज्यादा देर चलती नहीं। आदमी डरते रहते एक समय उसको पता चलता है कि डरने लायक है ही नहीं कुछ, आसमान तो नहीं गिरा, अफवाह थी। तो ऐसे पहले ही मुझे लगता है जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनको, उनका काम है, बिजनेस है, बंद भी नहीं कर सकते। बिजनेस बंद कर देंगे तो पेट कैसे चलेगा गरीबों का? तो इसलिए उन गरीबों को छोड़ दीजिए। आप तो पढ़े लिखे सुलझे राजनेता हैं, आप समझते हैं चीज़ों को। सरकार जो विधेयक लेकर के आई उसमें कुछ प्रोविजंस हैं और प्रोविजंस मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड को जो कानून के ज़रिए अधिकार दिए गए वो असीमित हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है। सरकार चाहती है कि नहीं, संविधान के भीतर अदालतों में भी किसी आदमी को अपील करने की गुंजाइश हो, वो जा सकता है। और वक्फ बोर्ड जो है वो ऐसे ही किसी भी ज़मीन कह दे या संपत्ति कोई की मेरी संपत्ति है और उस पर वो कब्जा कर ले, इस तरह की स्थितियों को रोकना चाहती है सरकार। और विधेयक में सारे प्रोविजंस हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास राइट्स हैं कि वो वेरिफिकेशन कर सकती है कि भैया ये ज़मीन जो कह रहे हैं मेरी है, संपत्ति मेरी है, ये है भी कि नहीं है। तो जो पहले नहीं था वो होने की स्थिति सरकार बना रही है। तो जाहिर है कि जेपीसी से भी जो रिकमेंडेशन जाएंगी वो इससे बहुत बाहर नहीं जाएंगी। लड़ाई मुझे लगता है किसी बात की है कि जो सरकार जिस तरह से बिल चाहती है और अंदर जेपीसी में लड़ाइयाँ चल रही हैं, वही है कि जो पहले वाली व्यवस्था है वो बहाल रखी जाए। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरकार जेपीसी से जो ड्राफ्ट जाएगा उसको उसी तरीके से लेना चाहेगी जिससे वो चाहती है, या फिर पूरा चेंज हो जाएगा? देखिए, जेपीसी से पहले रिकमेंडेशन आने दीजिए। सरकार का, आप जानते हैं, बिल लाने का एक पद्धति होता है, प्रोसीड्यूर होता है। उसके बाद बिल पे वोटिंग होगी। अगर हमारे ऑपोजिशन को आपत्ति है किन चीजों में, कुछ चीजों में, तो उसके बाद वोटिंग होगा। वोटिंग होने के बाद अगर वोटिंग में सरकार जीत जाती है तो स्वाभाविक है कि सरकार का बिल कानून में बदलेगा। ऐसे बहुत सारी चीजों में हमारे ऑपोजिशन पार्टियां विरोध कर चुकी है, 370 हटाने में विरोध कर चुकी है। तो हमारे विरोधी विरोध करते करते, सरकार की विरोध करते करते कभी कभी देश का भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल मेरा है, चूंकि आपने बताया कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है, इवन हमारे लॉ मिनिस्टर ने भी लोकसभा में बताया कि बहुत हजारों साल से चला आया मंदिर, आप अगर बोलेंगे कि वक्फ के इसमें है, प्रॉपर्टी में है, तो एक फेद है जो 5000 या कितने साल पुराना है,
किसी को पता नहीं हिंदुइज्म और हिंदुत्व वॉट एवर यू से, और आप बोल रहे हैं कि 1400 साल पुराना धर्म, आप बोल रहे हैं कि वो मेरा प्रॉपर्टी है। ये तो अनजस्टिफाइड है। और कोई भी शिक्षित देश में अनजस्टिफाइड चीज नहीं होनी चाहिए, जस्टिफाइड चीज ही कानून में होना चाहिए। जी, सुकांत मजूमदार दरअसल तिरुचिरापल्ली के एक गांव का हवाला दे रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में एक गांव है। उस गांव को वक्फ बोर्ड ने कहा कि पूरी की पूरी संपत्ति या ज़मीन जो गांव की है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। पता तब चला जब एक आदमी अपनी ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए किसी को गया तो कहा गया कि तो वक्फ की संपत्ति है। 1500 साल पुराना गाँव है, 1500 साल पुराना वहाँ मंदिर है, 1300 साल पुराना इस्लाम है, 1300 साल पुराना धर्म जो है वो 1500 साल पुराने मंदिर को कह रहा है कि मेरा है। सवाल वहाँ बड़ा उठा। पटना के पास भी एक पूरी की पूरी बस्ती है जिसके बारे में वक्फ बोर्ड ने कहा है कि पूरा का पूरा गांव जो है वो हमारा है। वहाँ भी परेशानियाँ हैं और इस तरीके से पूरे देश में परेशानियाँ हैं। परेशानियों के कारण जो है वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार हैं और उसके फैसले को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि नहीं, इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और विधेयक इसलिए लाया गया। मेरा आखिरी सवाल है सुकांत मजूमदार आपसे। अब चूंकि हर पार्टी जो है वो अपनी तरफ से भी वीडियो प्रेजेंटेशन लेकर के आती है, अपना प्रोमो बनाती है, अपनी स्टोरीज बनाती है। आप जो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ एक नेताओं ने पूरी संपत्ति को कब्जा करके रखा हुआ है, लीज पर ले रखा है, दिल्ली में भी ऐसा है, आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, क्यों नहीं ये सारा विजुअल स्टोरी कन्वर्ट करके आप लोग दिखाते हैं कि देखिए देश में यही वक्फ सच्चाई है? देखिए, देश की जनता के सामने हमने सच्चाई रखा है, आगे भी रखेंगे, और जब बिल आएगा तब पूरी जोर शोर से रखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि देखिए जो अनजस्टिफाइड चीज है उनको जस्टिफाइड वे में लाना चाहिए। सरकार की एक काम है, जिनको न्याय नहीं मिला उसका न्याय दिलाना सरकार की काम है। जैसे आपने तमिलनाडु में और स्पेसिफिक एग्जांपल देके आपने बता दिया कि 1500 साल पुराना मंदिर, 1300 साल पुराना इस्लाम, जो 1400 साल पुराना इस्लाम है, उसकी बिना पे जो वक्फ बोर्ड बना है उसमें आप बोल रहे हैं कि 1500 साल पुराना 1500 साल पुराना मंदिर, वो बोल रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है। ये तो अनजस्टिफाइड है। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें लोगों को पता है, लोग इसीलिए मोदी जी के साथ है, हमारे विरोधियों के साथ कोई नहीं है। कल्याण बनर्जी का कल्याण हो, उनकी मस्तिष्क में स्थितिशीलता आए, चाहे तो एक बार वो रांची जाकर डॉक्टर भी कंसल्ट कर सकते हैं, अच्छी व्यवस्था है वहाँ। सुकांत मजूमदार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और